फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले परिवहन का एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, कोई भी देश है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई राज्य है तो उसको भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए हम लोग जो सेब है उसको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से मंगवाते हैं। तो जो कोई भी चीज़ चाहे आप अपने देश के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह भेजें या विदेशों में भेजें, आपको एक अच्छा परिवहन तंत्र बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, अगर परिवहन तंत्र को थोड़ा सा हम लोग वर्गों में विभाजित करें तो पहले तो केवल पशु वगैरह ही थे। आज के समय में एक तो स्थल मार्ग, जिसमें आपका जमीन पर चलने वाली ट्रेन हो गई, आपकी सड़कें हो गई और पाइपलाइन भी इसमें आ जाता है। पाइपलाइन से आप पेट्रोलियम है, लिक्विड गैस है, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। तो आपका जमीन में हो गया आपकी सड़कें, रेलवे और पाइपलाइन, फिर जल मार्ग हो गए और वायु मार्ग हो गए। ये सारे ही आपके परिवहन के साधन हैं और आपको जैसी जरूरत होगी उस तरह के साधन का आप यूज करेंगे। जैसे कोई खराब होने वाली चीज जल्दी से अमेरिका पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे, वायु मार्ग का यूज कर लेंगे। और अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजों को पहुंचाना है तो आप जलयान का यूज करेंगे। देखिए, जो परिवहन तंत्र है ये हमारे समाज की जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। एक संगठित सेवा उद्योग है ये। अगर आ जाए कि परिवहन किस क्षेत्र में है तो ये एक संगठित सेवा उद्योग है, तृतीय क्षेत्र में आ रहा है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, अब रास्ता होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, फिर रास्ते पर सुरक्षा देना होगी, तो इसलिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, तब परिवहन सही ढंग से हो पाता है। और देखिए, हर देश ने अपने देश की जो रक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन तंत्र को विकसित किया है। जैसे आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अपने परिवहन तंत्र को विकसित कर रहे हैं। हमारा जो लद्दाख का इलाका है, जो सियाचिन है, वहां तक हम परिवहन तंत्र को विकसित कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति आए तो हमारी जो सेनाएं हैं वो फटाफट इन इलाकों तक पहुंच सकें। अब परिवहन के अगर हम लोग तरीकों की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप सब जानते हैं कि परिवहन के तरीकों में एक तो पाइपलाइन आ गई जिसको आपको थोड़ा सा याद करना होगा क्योंकि जनरली दिमाग में नहीं आता है। तो एक तो पाइपलाइन हो गई जिसके मदद से आप खनिज संसाधन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फिर रेलवे है, वायुयान है, ये सारे जलयान है, ये सारे आपके परिवहन के साधन हो गए। और जहां पर जैसी जरूरत होती है उस तरह के परिवहन तंत्र का यूज होता है। अब देखिए, परिवहन के जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे सड़क हो गई, रेल मार्ग हो गया, सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हम लोग विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं, विश्व के प्रमुख जल मार्ग हैं, इन सबको एक एक करके देखेंगे। जो ऐसी चीजें हैं जिनको आप पढ़ने भर से समझ सकते हैं उनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करना होगा। मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको एक हेल्प की जरूरत होती है जिन चीजों को समझने के लिए। तो सबसे पहले सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। देखिए, सड़क परिवहन पहले तो वही पशुओं का इस्तेमाल होता था, पहिए वगैरह का नया नया आविष्कार हुआ, पशुओं का इस्तेमाल हुआ, धीरे धीरे विकास हो रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, उसके बाद रेल मार्गों की वजह से जो परिवहन है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। और जब अंतर्दहन इंजन का आविष्कार हुआ, जिसके बाद कार है, ट्रक है, ये सारी चीजें अस्तित्व में आई, तो इसके बाद सड़क परिवहन जो है बहुत तेजी से बढ़ता ही चला गया। अब देखिए, जो विश्व में सड़क परिवहन है इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। एक तो छोटी दूरी के लिए तो बहुत ज्यादा लाभप्रद है। आपको उत्तर प्रदेश से बिहार सामान को पहुंचाना है, अच्छी सड़क है तो बहुत लाभ होगा। लेकिन देखिए, लंबी दूरियों में या फिर कई जगह पे जो दुर्गम स्थान होते हैं वहां पर क्या समस्या आती है, रोड कट गई, बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर सड़कों का मैनेजमेंट बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, इस वजह से आप क्या देखेंगे कि विश्व में सड़क का जो निर्माण हुआ है उसमें एक असमानता है।
जैसे अमेरिका में तो बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बहुत दूर तक रोड्स हैं, कह लीजिए पूरा अमेरिका कनेक्टेड है। लेकिन जो अफ्रीका के पिछड़े हुए देश हैं वहां पर रोड्स का बहुत कम विकास हुआ है। तो इसको एक अगर मैं आपको एग्जांपल से या कह लीजिए तथ्य के साथ बताऊं तो विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई केवल 450 लाख किलोमीटर है और इसका जो 33% है, यानी टोटल जो वर्ल्ड में रोड्स हैं उसका 33% अमेरिका में पाया जाता है। देखिए जो रोड्स होती हैं इसका ही बहुत ही उन्नत रूप है हाईवेज। तो हाईवे में क्या होता है कि अलग अलग आपको लेन मिल जाएंगी, आपको फ्लाईओवर मिल जाएंगे जिससे आप तेजी से चल सकते हैं। तो अमेरिका में जो हाईवे हैं बहुत ज़्यादा है, लगभग हर स्थान जो है 20 किलोमीटर मैक्सिमम की दूरी से हाईवे से जुड़ा है। यानी आप यहाँ पर रहते हैं और 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप हाईवे पे पहुँच जाएंगे जिससे आप फिर तेजी से आगे जा पाएंगे। तो अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो जो पश्चिमी अमेरिका का हिस्सा है यानी प्रशांत महासागर का तट वाला, ये पूर्वी हिस्से से अटलांटिक महासागर के तट से वेल कनेक्टेड है। इसी तरह से जो कनाडा वाला बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट का, वहां से और मैक्सिको तक भी ये वेल कनेक्टेड है। कुल मिलाकर कह सकते हैं शॉर्ट में कि पूरे अमेरिका में सड़कों का बहुत अच्छा जाल है। फिर इसके बाद देखिए ट्रांस कनाडियन महामार्ग की बात की गई है। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जो वैंकूवर स्थान है इसको पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के साथ के जो सेंट जॉन नगर है इससे जोड़ता है। यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये वैंकूवर को जोड़ता है सेंट जॉन नगर से, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। फिर देखिए एक निर्माणाधीन मतलब एक पैन अमेरिकन महामार्ग है जिसका भी निर्माण हो रहा है और इसमें बहुत बड़ा भाग इसका बन भी चुका है। ये दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को आपस में जोड़ देगा। यानी कि इसकी वजह से तो जो चार ये अलग अलग देश हैं, दक्षिणी अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये चार देश नहीं कहना चाहिए, ये जो चार भाग हैं अलग अलग, ये आपस में जुड़ जाएंगे। यूरोप में देखिए वाहनों की बहुत विशाल संख्या है और यहाँ पर बहुत अच्छे हाईवे भी मिलते हैं। यूरोप में देखिए जो ट्रेन्स हैं और जो हाईवे हैं इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है क्योंकि जिसका ज़्यादा यूज़ होगा उसी में ज़्यादा लाभ होगा। अब ये यूरोपीय देशों में सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है, इसलिए इसमें एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है। फिर रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों का बहुत सघन जाल है और इसका धुरी यानी कि इसका केंद्र मॉस्को है। देखिए जहां पर भी औद्योगिक प्रदेश होगा परिवहन की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसीलिए यूराल के पश्चिम का जो औद्योगिक इलाका है वहां पर भी बहुत ज्यादा हाईवे डेवलप हुए हैं। फिर चीन में भी देखिए कुछ आपके हाईवेज हैं, सबको आपको याद रखना जरूरी नहीं है। अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या हाईवे है जिसे NH7 कहते हैं, ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे है। इसके साथ ही हमारे यहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही है जिसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे जो हमारे देश के विशेष शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। और फिर अफ्रीका में भी कुछ हाईवे हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सीमावर्ती सड़कों का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि इनको बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अगर युद्ध के समय आ जाए तो यहाँ पर तुरंत आर्मी पहुंच सके, तो इसीलिए हमारे सीमा के जो भाग हैं वहां पर भी सड़कों का निर्माण होता है। अब हम लोगों ने देखिए जो हमारे स्थल मार्ग हैं उसमें सड़क को देख लिया, अब रेल मार्ग को समझेंगे। तो रेल मार्ग में एक छोटी सी बात है कि एक गेज का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी है। तो इसमें 1.5 मीटर की बड़ी गेज होती है, 1.44 मीटर की मानक गेज होती है, 1 मीटर की मीटर लाइन होती है और एक छोटी लाइन भी होती है, आपने कई बार सुना होगा छोटी लाइन। तो इस तरह से रेल मार्ग जो है बेसिकली गेज के आधार पे होता है। और भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सभी देशों में ट्रेन का इस्तेमाल डेली एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए भी होता है। देखिए जो यूरोप है यहाँ पर विश्व का सबसे सघन रेल मार्ग मिलता है। सघन मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सारे आपको रेलवे ट्रैक फैले हुए मिलेंगे।
और अगर यूरोप में भी बात करें तो सबसे सघन रेल मार्ग कहाँ पे है? बेल्जियम में। यानी कि जो रेल घनत्व तो सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे है? बेल्जियम में। और देखिए अच्छा, इसके साथ ही एक फैक्ट है कि इंग्लैंड में एक यूरो टनल ग्रुप है, और ये जो यूरो टनल ग्रुप है इसने एक रेल लाइन बनाई है जो सुरंग के रूप में है, और ये रेल लाइन लंदन और पेरिस शहरों को जोड़ती है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिए कि लंदन से पेरिस को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है वो यूरो टनल ग्रुप ने डेवलप की है। अच्छा देखिए, अगर हम लोग बात करें रूस की, तो यूराल के पश्चिम में जो रूस है यहाँ पर बहुत सघन जाल मिलता है रेलवे का, और रूस का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके टोटल का 90%, यानी जितना ट्रांसपोर्टेशन रूस में होता है उसका 90% हिस्सा केवल रेलवे के द्वारा होता है। अच्छा, मास्को यहाँ का रेलवे का मुख्यालय हो गया, और जितनी भी लाइन है, रेलवे लाइन है, वो सब मास्को के इर्द गिर्द हैं, यानी मास्को में आती हैं और मास्को से ही जाती हैं। फिर देखिए, अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ सबसे विस्तृत रेल मार्ग है। ध्यान रखिएगा, यूरोप में घनत्व तो सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत रेल मार्ग कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व में जो टोटल रेल मार्ग है उसका 40% अकेले उत्तरी अमेरिका में है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्ग का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा लंबी दूरी तक स्थूल पदार्थों को पहुंचाने में होता है। स्थूल पदार्थ मतलब भारी पदार्थ, अयस्क है, अनाज है, इमारती लकड़ी है, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो रेलवे का यूज करती है। अमेरिका में लोग एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए भी रेलवे का यूज करते हैं। कनाडा में देखिए, जो रेल मार्ग है वो सार्वजनिक सेक्टर में है। जैसे भारत में रेलवे को जो हमारी गवर्नमेंट है वो चलाती है, सेम चीज कनाडा में है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, और इसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में है। यानी कि रेल मार्ग का एक बड़ा हिस्सा न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी जमीन दलदली है, किसी यूज की नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है, यानी जो हमारा पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इसमें एक तरफ है आपका पर्थ और दूसरी तरफ है सिडनी। इन दोनों किनारों को, यानी ऑस्ट्रेलिया के दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अगर देखिए हम लोग दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में कुछ ही रेल मार्ग विकसित हुए हैं। जैसे कि अर्जेंटीना का जो पंपास का इलाका है, यहाँ पर रेल मार्ग है, और इसके अलावा ब्राजील के जो काफी उत्पादक प्रदेश हैं इनमें आपको रेल मार्ग डेवलप हुआ मिल जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में जो टोटल रेल मार्ग है उसका 40% केवल इन्हीं दोनों प्रदेशों में, अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के जो काफी उत्पादक प्रदेश हैं, इन्हीं दोनों में 40% रेल मार्ग पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर चिली में जो आंतरिक प्रदेशों में खनिज संसाधन हैं उनको बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए कुछ रेल मार्ग डेवलप हुए हैं। एशिया में बात करें तो जापान, चीन और भारत जैसे देशों में बहुत ज्यादा सघन रेल मार्ग मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका वैसे तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर इतना पैसा नहीं है देशों के पास, तो यहाँ रेल मार्ग का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है। केवल 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, और इसमें से भी 8,000 किलोमीटर जो लंबा रेल मार्ग है वो दक्षिण अफ्रीका में ही है। यानी केवल एक ही देश में 8,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, और टोटल केवल 40,000 किलोमीटर है। अब देखिए, अधिकतर रेल मार्ग कहाँ पर हैं? जहां पर कोई खनिज संसाधन मिलता है, तो खनिज संसाधन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल मार्ग हैं। अब यहाँ पर रेल मार्गों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप अगर याद करना चाहते हैं, अगर आपके एग्जाम में नीड है तो आप याद कर सकते हैं। देखिए, कुछ रेल मार्ग ऐसे भी होते हैं जो महाद्वीपों के एक हिस्से को उसके दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। इनको कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी कि महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ने वाले रेल मार्ग। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। आपने जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है या पार साइबेरियन रेल मार्ग है, इसका नाम सुना होगा। तो ये रूस में स्थित है, और पहले आप मैप पर अगर ध्यान से देखें तो रूस का एक सिरा जो ये है, यहां से ये रेल मार्ग आपका ऐसे चलते हुए और रूस के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। यानी पूरे के पूरे जो महाद्वीप का दो सिरे हैं, एक ये सिरा एक ये सिरा, दोनों को आपस में ये जोड़ रहा है।
और ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए जो आपका व्लादिवोस्टॉक है, यहाँ से चलते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग तक जा रहा है और रास्ते में आपको मॉस्को है और कग्यान है, आपका ट्यूमिन है, ये सारे नगर आपको रास्ते में, या कह लीजिए ये सारे रेलवे स्टेशन आपको रास्ते में दिख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा रेल मार्ग है तो इसमें बहुत सारे जो बीच में स्टेशन हैं वो होंगे महत्वपूर्ण स्टेशन। तो ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ वाला मतलब अब जो होता है एक तरफ ट्रेन आने के लिए एक तरफ जाने के लिए, तो दोहरे पथ वाला ये रेल मार्ग है और पूरी तरह से विद्युतीकृत है, यानी कि पूरे के पूरे रेल मार्ग में जो ट्रेन चलती है वो विद्युत से चलती है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है, यानी कि एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने में इसकी भूमिका है। और देखिए इसमें जो आपके और भी देश हैं जैसे ताशकंद हो गया, मंगोलिया हो गया, चीन हो गया, वो देश भी इस मार्ग से जुड़े हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे अपने रास्ते बना रखे हैं जिसकी वजह से ये चीन वगैरह भी इस रास्ते का उपयोग कर पाते हैं व्यापार के लिए। इसके बाद देखिए आता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है ये 7050 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है और हैलिफैक्स से चलती है। यहाँ पर यह हैलिफैक्स लिखा है। हैलिफैक्स से स्टार्ट होकर और फिर बीच में मॉन्ट्रियल, ओटावा इस तरह के शहरों से होते हुए और वैंकूवर तक जाती है। ये यहाँ पर वैंकूवर लिखा है, ये वैंकूवर तक जाती है। देखिए इस रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली एक जो संधि थी, एक उस समय का जो 1886 का पैक्ट था उसके अंतर्गत हुआ था। लेकिन बाद में इस रेल मार्ग की जो इंपॉर्टेंस है ज्यादा बढ़ गई। कब बढ़ गई? जबकि क्यूबेक, मॉन्ट्रियल जो कि औद्योगिक प्रदेश हैं, क्यूबेक मॉन्ट्रियल के औद्योगिक प्रदेशों को ये रेल मार्ग जो प्रेरी के गेहूं के स्थान है, यानी कि ऐसे स्थल जहां पर गेहूं होता है और इसके साथ ही वो स्थल जहां पर शंकुधारी वन वगैरह पाए जाते हैं, इन सभी प्लेसेस को ये जोड़ने लगा। किसे किसे जोड़ रहा था? क्यूबेक मॉन्ट्रियल के इंडस्ट्रियल प्रदेश, इसके साथ ही प्रेरी के गेहूं वाले प्रदेश और इसके साथ ही शंकुधारी वन वाले प्रदेश। तो जब इन सारे को इसने आपस में जोड़ने लगा आगे चल के, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और आप देख सकते हैं ये रेल मार्ग भी पूरे महाद्वीप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ है। अच्छा ये देखिए जलमार्गों से भी जुड़ा हुआ है रेल मार्ग, यानी कि इसके आसपास में जलमार्ग भी हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या होता है कि आपने रेल से सामान उतारा और जहाज में लोड कर दिया और फिर बाहर के देशों में भेज दिया। अच्छा ये जो लाइन है इसको कनाडा की आर्थिक मनी कहा जाता है, यानी कनाडा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे गेहूं और मांस वगैरह जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। फिर इसी तरह से अमेरिका में एक रेल मार्ग है, संघ और प्रशांत रेल मार्ग। तो देखिए ये रेल मार्ग जो है अटलांटिक तट पर जो न्यूयॉर्क शहर है उसको सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में जो पड़ने वाले शहर हैं जैसे कि क्लीवलैंड हो गया, शिकागो हो गया, ओमाहा हो गया, इन सब को भी अब जाहिर सी बात है बीच में पड़ेंगे तो ये सारे भी कनेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस हिस्से में है। देखिए ये उत्तर का हिस्सा हो गया ऊपर का और ये दक्षिण का हिस्सा हो गया, तो यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है और पश्चिम से पूर्व को जोड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ता है। तो यहां पर देखिए आप एक तरफ आपका पर्थ है, दूसरी तरफ सिडनी है, दोनों को ये आपस में जोड़ रहा है और रास्ते में कुछ स्टेशन भी पड़ रहे हैं जैसे कि कलगुली हो गया, आपका ब्रोकन हिल हो गया, इस तरह से बीच में कुछ स्टेशन से होता हुआ ये पर्थ और सिडनी को आपस में जोड़ देता है। इसके बाद आपका ओरिएंट एक्सप्रेस है, ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ता है ओरिएंट एक्सप्रेस और बीच में म्यूनिक है, वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, इस तरह के कई सारे स्टेशन पड़ जाते हैं जो कि यूरोप के महत्वपूर्ण नगर हैं। इससे क्या हुआ, पहले 10 दिन लग जाते थे, 10 दिन मतलब 240 घंटे हो गए, जाके 240 घंटे लग जाते थे पहले पेरिस से इस्तांबुल की यात्रा में।
अब ये केवल 96 घंटे रह गया है, यानी कि इस रेल मार्ग की वजह से जो यात्रा में लगने वाला समय है वो कम हो गया है। इसमें पनीर है, सुअर का मांस है, जई, शराब, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। अच्छा, इस्तांबुल को बैंकॉक और फिर बीच में ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एक एशियाई रेलवे का निर्माण भी प्रस्तावित है, यानी एक ऐसी रेलवे बनाई जाना है जो इन सभी स्थानों को आपस में जोड़ देगी। यहां तक कि क्लास में हम लोगों ने प्रमुख रेल मार्गों को देख लिया और प्रमुख हाईवेज जो विश्व के हैं उनको भी देख लिया, तो स्थल मार्गों को कंप्लीट कर लिया। अब जल मार्गों की बात करेंगे, विश्व के प्रमुख जल मार्ग। देखिए, जल मार्ग से जो आप सामान भेजते हैं, परिवहन करते हैं, वो सस्ता पड़ता है क्योंकि यहां पर ईंधन की बचत होती है और ज्यादा क्वांटिटी में आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं। और खर्चा जो है बंदरगाह के मेंटेनेंस पे तो होता है, लेकिन समुद्र में मार्गों का निर्माण करने में आपको कोई खर्चा नहीं करना है। सभी समुद्र आपस में जुड़े हैं, इसलिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। और आज के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई है, इसलिए समुद्र यात्राएं ज्यादा सुरक्षित भी हो गई हैं। तो देखिए, जो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं उसमें पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ये विश्व के दो जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनको आपस में जोड़ता है। एक तरफ आपका आ जाता है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के जो प्रदेश हैं, अब यहां पर हम लोग जानते हैं ब्रिटेन और इस तरह के जो देश हैं, इनमें बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण हुआ है। इस हिस्से को ये जोड़ देता है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से से। तो ये दोनों हिस्से आप जानते हैं बहुत ज्यादा औद्योगिक हैं और इसी वजह से जो विश्व में टोटल जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है, उसका 1/4 केवल इसी मार्ग पे हो रहा है, यानी कि टोटल का 25% केवल इसी मार्ग पे हो जाता है। ये विश्व का व्यस्ततम, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला व्यापारिक जलमार्ग है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। और यहां पर जाहिर सी बात है जो बंदरगाह वगैरह की सुविधाएं हैं बहुत अच्छी उपलब्ध हैं। दूसरा आ जाता है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। तो ये देखिए, जो प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र हैं, हृदय स्थल मैकिंडर वगैरह के सिद्धांत में देखेंगे तो जो प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र हैं वहां से ये हो करके गुजरता है। देखिए, एक तरफ है नाम में ही क्लियर है, एक तरफ है भूमध्य सागर, दूसरी तरफ है हमारा हिंद महासागर, और बीच में स्वेज नहर के माध्यम से, ये जो यहाँ पर स्वेज नहर है इसके माध्यम से ये जो जलमार्ग है ये मुंबई, कोलंबो इत्यादि से जुड़ा है। तो थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं। पोर्ट सईद, अदन, ये देखिए यहाँ पर अदन है आपका, पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर। यहाँ पर मुंबई, कोलंबो और इधर देखिए आपका यहाँ पर सिंगापुर, इन सभी को ये जो जलमार्ग है जोड़ता है। अच्छा, डाउट में मत रहिएगा कि सिंगापुर इधर कैसे आ गया। देखिए, पृथ्वी गोल है तो ये मैप जो है ये तो हम लोग एक चौकोर रूप में, रेक्टेंगल के रूप में देख रहे हैं। तो अगर इस मैप को हम ऐसे जोड़ दें यानी पूरा गोल कर दें तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, मैप के इधर वाला जो क्षेत्र है वो इधर वाले क्षेत्र से अपने आप ही जुड़ जाएगा क्योंकि धरती गोल है। तो इसीलिए सिंगापुर आपको इस साइड दिखाई दे रहा है। तो ये वो सारे स्थान हैं जिनको ये हमारा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग जोड़ता है। और देखिए, स्वेज नहर बन जाने से इस मार्ग में जो दूरी है वो काफी कम हो गई। इसके बाद देखिए आता है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये मार्ग आपका जो पश्चिमी यूरोप है और जो आपका पश्चिमी अफ्रीका है इसको जोड़ता है दक्षिणी अमेरिका के देशों से। किन देशों से जोड़ता है? जैसे कि आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये जुड़ जाते हैं पश्चिमी यूरोप से और पश्चिमी अफ्रीका से। अब देखिए, इस मार्ग पर इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर जो देश हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के देश हो या अफ्रीका के देश हो, पश्चिमी अफ्रीका के, ये पिछड़े हुए देश हैं, इनमें अभी ना इतनी ज्यादा जनसंख्या है, ना इनके पास इतनी क्रय शक्ति है कि ज्यादा चीजें खरीद पाएं, तो व्यापार भी कम होता है। इसके साथ ही जैसे आपका रियो डी जेनेरियो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर केप टाउन हो गया,
इनके बीच में कम व्यापार क्यों होता है? क्योंकि दोनों में एक जैसे संसाधन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? वेगनर के सिद्धांत में देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ दोनों स्थानों पे क्योंकि एक ही जैसे संसाधन पाए जाते हैं, आपके देश में भी कोयला है, हमारे देश में भी कोयला है, तो फिर व्यापार करके क्या करेंगे? इसीलिए इनके बीच में कम व्यापार होता है। इसके बाद जो अगला जलमार्ग है वो है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर में है। इसके अंतर्गत एक तो ये जो आप वैंकूवर देख रहे हैं और योकोहामा देख रहे हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये एक सीधा मार्ग है जिससे काफी दूरी कम हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आप बीच में होनोलुलु देख रहे हैं, तो होनोलुलु से हो करके कई सारे जलमार्ग जो है गुजरते हैं। और ये जो हमारा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है, ये आपके योकोहामा को वैंकूवर से जोड़ता है। इसके साथ ही शंघाई, हांगकांग जैसे जो आपके बंदरगाह हैं, इनको जोड़ देता है सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर जैसे बंदरगाहों से। यानी कुल मिलाकर के ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से को, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को ये एशिया से जोड़ देता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। इसके बाद देखिए आ जाता है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। देखिए इस मार्ग का प्रयोग करके आप उत्तरी अमेरिका से चलें या फिर चलें आप पश्चिमी यूरोप से, मैप पे देखते जाइए, आप उत्तरी अमेरिका से चलें या पश्चिमी यूरोप से चलें, आप पनामा नहर का यूज करते हुए इस तरह से बीच से, और आप जा सकते हैं ये जो आपका न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनसे होते हुए जो प्रशांत महासागर के बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं यहां तक। तो ये जो मार्ग है आप कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को इन प्रशांत महासागरीय द्वीपों से जोड़ता है। और बीच में क्या क्या पड़ जाता है? पनामा नहर पड़ जाती है। आपका यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये भी बीच में है। तो हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे नौ परिवहन की। देखिए एक हो गया समुद्र से परिवहन करना, दूसरा हो गया कुछ मानव निर्मित नहरें हैं, कुछ नदियां हैं, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो जलमार्ग जो होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इससे परिवहन सस्ता पड़ता है। इसीलिए कई सारे देशों में अलग अलग तरह के जो नौ परिवहन मार्ग हैं, जहां पर नौकाएं चल सकती हैं, ऐसे मार्गों का यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वेज नहर की। तो देखिए इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए हुआ था। यानी इस नहर के माध्यम से जो भूमध्य सागर है और जो लाल सागर है, दोनों को आपस में जोड़ा गया। ये यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश करने का एक नया मार्ग देती है। यानी कि यूरोप के जो देश हैं वो इस नहर का प्रयोग करके हिंद महासागर में आ जा सकते हैं। और देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया है अभी कि एक तो उत्तमाशा अंतरीप वाला मार्ग हो गया, यानी पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमते हुए दक्षिण अफ्रीका से होते हुए कोलंबो पहुंचा जाए। दूसरा रास्ता कौन सा हो गया? ये स्वेज नहर वाला। अब देखिए ये स्वेज नहर वाला रास्ता थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ऐसे जहाज जिनमें इतना ज्यादा कीमती सामान नहीं है, जिनको अगर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, तो वो अभी भी उत्तमाशा अंतरीप होकर के आते हैं, यानी पूरा दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा होकर के आते हैं। पर जिनको जल्दी है वो यही इस रास्ते से निकलते हैं जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर का रास्ता है। अच्छा देखिए थोड़ी सी बस स्वेज नहर के बारे में तथ्यात्मक जानकारी भी देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है, 11 से 15 मीटर गहरी है। लगभग रोज 100 जलयान इसमें आते जाते हैं और 10 से 12 घंटे का समय लगता है इस नहर को पार करने में। अगली है पनामा नहर। तो पनामा नहर आपके अटलांटिक महासागर को यहाँ पर जोड़ देती है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर की तरफ पनामा शहर है और अटलांटिक महासागर की तरफ कोलोन शहर है।
तो इनको ये आपस में जोड़ती है। लगभग इसका देखिए निर्माण किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहर के दोनों ओर की 8-8 किलोमीटर की जमीन को खरीद लिया और इसको नाम दिया गया नहर मंडल का। 72 किलोमीटर लंबी ये नहर है और इसमें लगभग 6 जल प्रबंधक तंत्र हैं। तो ये कुछ इसकी फैक्चुअल जानकारी हो गई। और इस नहर से जैसे समुद्री मार्गों में जो लगने वाला समय है वो कम हो जाता है, क्योंकि दूरी कम हो जाती है। देखिए एक हो गया कि आप ये पूरा दक्षिणी अमेरिका का, जैसे जो नीचे का दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है, पूरा घूम के आएंगे। नहर से क्या हुआ, आप ऐसे डायरेक्ट बीच से निकल जाते हैं, तो जो ये लगने वाला समय है वो कम हो गया है। उदाहरण के लिए जो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को है, इसके बीच में लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पनामा नहर, स्वेज नहर के उदाहरण देखे, ये आपके कृत्रिम जलमार्ग थे, पर कुछ प्राकृतिक नदियां भी जलमार्ग के रूप में यूज होती हैं, जैसे कि राइन जलमार्ग। तो राइन नदी आपके जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के गुजरती है। जो नीदरलैंड का रोटरडैम है, रोटरडैम से होकर के ये नदी निकलती है, यहाँ पर इसका मुहाना है, और स्विट्जरलैंड के बेसल तक जाती है। टोटल 700 किलोमीटर लंबाई इस नदी की ऐसी है जिसमें कि आप जिसका आप उपयोग कर सकते हैं जलमार्ग के रूप में। अच्छा, इसमें आकर के रूर नदी भी मिलती है, पूर्व से आते हुए रूर नदी भी इसमें मिल जाती है आपके राइन जलमार्ग में। और रूर नदी जहां से आती है वहां पर कोयला संपन्न क्षेत्र है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी राइन नदी है खनिज संसाधनों वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ देता है। फिर देखिए कुछ और भी जलमार्ग हैं, जैसे डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग रूस में, इसके साथ ही आपका वृहद झील, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग। तो इन जलमार्गों को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। इनके बारे में अगर आपको याद करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इनसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आ जाता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में आपको कोई मार्ग नहीं पढ़ना पड़ेंगे, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देख लीजिए। देखिए वायु मार्ग क्या करते हैं कि एक तो आपको, वैसे ये महंगे पड़ते हैं, लेकिन ऐसी जगहों तक आप वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं जहां तक आप ना समुद्र के रास्ते पहुंच सकते हैं और ना स्थल के रास्ते पहुंच सकते हैं। जैसे कि उत्तरी कनाडा में जो एस्किमो लोग रहते हैं, इन तक अगर कोई सामान पहुंचाना है तो आप स्थल मार्ग का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते में बर्फ बहुत ज्यादा जमी है। लेकिन वायु मार्ग का आप यूज करके इन तक जो सामान है, इनकी जरूरत का एस्किमो तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा देखिए, वायु मार्ग जो होते हैं इनका रणनीतिक महत्व भी होता है। जब युद्ध होता है तो भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम कहें कि विश्व में सबसे ज्यादा वायु मार्ग कहां पर है, कहां पर यूज हो रहा है, तो विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूज होता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्लेन विश्व के 60% वायु मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो नगर हैं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां विश्व भर से आपके हवाई जहाज आते हैं, रुकते हैं और फिर जहां जाना है वहां के लिए निकलते हैं। फिर देखिए आ जाती हैं पाइपलाइन। ये भी एक तरह से स्थल मार्ग के रूप में यूज होती हैं। इससे मनुष्य का नहीं, खनिज वगैरह का परिवहन होता है, जैसे जल परिवहन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इन चीजों को पाइपलाइन से बहुत ही सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे बिग इंच एक ऐसी ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं इनसे उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल को पहुंचा देती है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ाया गया है। यानी तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन चलती है जो ईरान और चीन को जोड़ देती है। इसके साथ ही एक प्रस्तावित पाइपलाइन है बहुत लंबे समय से, ये ईरान और भारत को जोड़ेगी, लेकिन क्योंकि इसको पाकिस्तान से होकर गुजरना है और पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये लाइन बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है।
फिर देखिए संचार की बात की गई है इस आपके चैप्टर में। तो संचार के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपने आप ना देख सकें। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक फैक्ट के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करूंगा कि आज जो है इंटरनेट संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। ये 100 से ज्यादा देशों के एक होगा यहाँ पर 1000 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ता है। अगर फेसबुक व्हाट्सएप जैसी चीजों की बात करें तो इन्होंने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। ये नए जमाने का जो संचार है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स जो चैप्टर था काफी लंबा चैप्टर था। मैंने कोशिश की कि जो इसका सार है वो मैं आपको बताऊं, केवल मुख्य बातें आपको बताऊं। बहुत सी ऐसी चीजें जो फैक्चुअल थी, जो अपने आप पढ़ी जा सकती थी, उनको मैंने छोड़ दिया है। अब आपके अंतिम चैप्टर की ओर हम लोग अगली क्लास में बढ़ेंगे, जो है चैप्टर नंबर 8।